गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका बेटा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। जो आपने चैप्टर में, जब मैंने चैप्टर की वीडियो भेजी थी उसमें भी बताया था आपको बेटा कि जो झिलमिलाते जो लेखिका है वो गंगटोक जो है वो शाम के समय पहुंची थी और रात को उन्होंने गंगटोक को सितारों की झिलमिलाती रोशनी में देखा था। तो वो जो गंगटोक था झिलमिलाते सितारों की रोशनी में लेखिका को है जो वो सम्मोहित कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, सम्मोहन जगा रहा था उनके अंदर। और उसकी सुंदरता का, किसकी सुंदरता का, गंगटोक की जो सुंदरता थी उसका लेखिका पर एक जादू सा हो गया था। उन्हें सब कुछ ठहरा हुआ नज़र आ रहा था और सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। अर्थात उस प्राकृतिक सौंदर्य के सामने लेखिका को सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। उनके अंदर और बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। अर्थात वो पूरी तरह से गंगटोक की सुंदरता में क्या हो गई थी, डूब गई थी बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। बेटा जो गंगटोक है एक पर्वतीय स्थल है, हिल स्टेशन है बेटा, जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी हिम्मत से, मेहनत से क्या बनाया है, सुरम्य बना दिया है। और वहाँ क्या हुआ है, सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के जो निवासी हैं वो भी क्या करते हैं, भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। वीडियो में भी मैंने बताया था बेटा कि जो गंगटोक के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो कैसे हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। वो कितनी अधिक मेहनत करते हैं, मेहनत करके ही वो क्या करते हैं, जो पहाड़ होते हैं उनसे रास्ता बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। तो वो लोग क्या हैं, मेहनत वजह से बादशाह क्यों हैं, क्योंकि वो अपनी मन की करते हैं, किसी से मांग कर नहीं खाते हैं, परिश्रम करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो बेटा जो आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि जो श्वेत पताकाएं होती हैं वो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर एक वीरान स्थान पर 108 जो पताकाएं हैं, मंत्र लिखी हुई 108 पताकाएं जो है वो फहराई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, बल्कि धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और जो रंगीन पताकाएं होती हैं वो किसी शुभ अवसर पर या किसी कार्य के शुभ आरंभ पर ही फहराई जाती हैं। तो रंगीन और श्वेत पताकाएं जो हैं ये इन अवसरों पर फहराई जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। तो जो जितेन नार्गे था उन्होंने सिक्किम में गंगटोक से लेकर के युमथांग तक तरह तरह के फूलों से लदी वादियाँ दिखाई लेखिका को। ठीक है, जो गंगटोक से जो युमथांग है वो 149 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके बीच में उन्होंने जो तरह तरह की फूलों से लदी जो वादियाँ थी वो लेखिका को दिखलाई थी। शांत और अहिंसा के मंत्र से लिखी हुई श्वेत पताकाएँ, रंगीन पताकाएँ, ठीक है, उनके बारे में लेखिका को जानकारी दी थी। फिर इसके बाद जैसे कवि लॉन्गस्टॉक, जहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो बताया था। इसके बाद लेखिका को धर्मचक्र दिखाया था, जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं, ठीक है, जिसको घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद पहाड़ी इलाका था, यहाँ भी क्या है, चिकना और चर्बीला आदमी नहीं मिलता है, बताया था ना आपको, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हैं, मेहनती हैं। तो वो लोग ज़्यादा पेट वाले आदमी यहाँ पर नहीं मिलते, अर्थात फिजिकली फिट होते हैं यहाँ के व्यक्ति। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में भी लेखिका को बताया था। क्या बताया था कटाव के बारे में, कि कटाव हिंदुस्तान का, भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है कटाव को। युमथांग की जो घाटियाँ, उनके बारे में बताया था कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी क्या हो जाती है। यहाँ पर युमथांग की जो घाटियाँ हैं वो फूलों से लद जाती हैं, ऐसा लगता है मानो फूलों की सेज लगी हो। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में है बेटा, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो लॉन्गस्टॉक में जो चक्र था, जो कुटिया में लगा हुआ था, उसको देख करके लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी इसलिए लगी क्योंकि उन्हें पता चला कि धर्म चक्र हैं और इसको घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं।
जितेन की ये बात सुनकर के लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी लगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में गंगा जो नदी है उसके विषय में भी ऐसी धारणा है कि गंगा में स्नान करने से जो सारे पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारी मान्यताएं है, हमारे मन का अंधविश्वास है। और ये सारी जो प्रकृति है, वैज्ञानिक जो प्रकृति है, उसके बावजूद इन हमारी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं जो हैं वो पूरे भारत में, मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में ही सेम है। इसलिए लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी नज़र आई। 6th क्वेश्चन देखिए बेटा। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। जो जितेन नार्गे था बेटा, वो क्या था, एक ड्राइवर भी था और एक गाइडर भी था। गाइडर क्यों था, क्योंकि वह वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र से, प्राकृतिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से क्या करता है, लेखिका को परिचित कराता है। तो जितेन नार्गे के गुण बताने हैं, उसमें अधिक बहुत से गुण थे। जो एक तो वो अपने क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित था, उसे अपने क्षेत्र की पूर्ण रूप से जानकारी थी, और वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का काम भी कर रहा था। तो एक कुशल ड्राइवर में कौन कौन से और गाइडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो देखिए बेटा। एक कुशल गाइडर में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि जितेन नार्गे में पूर्ण रूप से थी। इसके बाद सेकंड देखिए बेटा, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। दूसरों की सलाह लेने की आवश्यकता उसे नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था कौन सा स्थान दिखाना है, कहाँ गाड़ी रोकनी है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से नहीं है। थर्ड देखिए बेटा, गाइड जो होता है वो सैलानियों को, सैलानी क्या होता है बेटा, टूरिस्ट, यात्री जो होते हैं, उनको प्रभावित करने की योचक शैली होनी चाहिए उसके अंदर, अर्थात वाक्पटुता, अर्थात बोलने में कुशल होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, जो कि जितेन नार्गे था। और उसी से क्या होती है, लेखिका प्रभावित होती है। वो जैसे बताता है, मैडम ये धर्म चक्र है, पेय व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इस तरीके से, अर्थात वो उसमें क्या थी, वाक्पटुता भी थी। तो वाक्पटुता का गुण भी जो है जितेन नार्गे में भरपूर था। इसके बाद है बेटा, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। जो जितेन नार्गे था बेटा, वो क्या था, अपने जनजीवन से, वहाँ के लोगों के जीवन से परिचित था, उनकी गतिविधियों की जानकारी थी उसे, और वह उनके दुख से दुखी भी होता था। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ साथ नाच उठता है, और सैलानी भी नाच उठते हैं, इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है, अर्थात वह एक मिलनसार व्यक्ति भी था। कुशल गाइड वाक्पटु होता है, वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। तो ये सभी गुण जितेन नार्गे में भरपूर मात्रा में विद्यमान थे बेटा। इसके बाद देखिए बेटा 7th क्वेश्चन, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यानी हिमालय के बारे में, क्या सुंदरता के बारे में क्या बताया है। तो बेटा इसमें बताया है कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा है। जो जो वह चढ़ाई पर चढ़ती जाती है, हिमालय के विशाल से विशालतर जो हिमालय है, विशाल से और विशाल होता हुआ चला जाता है। जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है, विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं, वादियाँ जो है चौड़ी होने लग जाती हैं, इनके बीच में रंग बिरंगे फूल जो हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, नज़र आते हैं मुस्कुराते हुए लेखिका को। चारों ओर प्रकृति जो होती है अपनी अपार सुंदरता में होती है, अर्थात अपनी जो सुषमा होती है, अपना जो सौंदर्य होता है प्रकृति का, उसने अपने चारों तरफ बखेर रखा था। जल प्रताप होते बेटा झरने, जो झरने हैं वो जलधारा बनकर पत्थरों के बीच में से बहते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी जो तान है वो मन को मोह रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर ओढ़े हुए नज़र आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, तो ऐसा लग रहा था मानो हिमालय ने हरे रंग की कोई चादर ओढ़ रखी हो। कहीं पीलापन लिए नज़र आ रहा था, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नज़र आता था। अर्थात इस तरीके से जो हिमालय है अपनी पूर्ण सुंदरता में विद्यमान था। 8th क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो लेखिका जो होती है बेटा, वो प्रकृति के अनंत और विराट रूप को देखकर एकदम मौन हो जाती है,
असहम हो जाती, मतलब असहम हो जाता है उनके लिए ये सब कुछ देखना। किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर समेट लेना चाहती थी। और रोमांचित हो जाती है, पुलकित हो जाती हैं जो लेखिका होती हैं। उसकी जो प्रकृति का जो सुंदरता, प्रकृति का जो स्वरूप था वो बेटा विराट था, अनंत था, और उसको जो लेखिका है वह अपने अंदर भर लेना चाहती थी। उससे उनका जो सौंदर्य को देख करके लेखिका का जो शरीर है वो रोमांचित और पुलकित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा 9th क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए, अर्थात कौन से ऐसे दृश्य थे जिसमें लेखिका आनंद में डूब जाती है प्राकृतिक सौंदर्य के, और कोई दृश्य ऐसे जो उन्हें बिल्कुल झकझोर देते हैं, उनके हृदय को हिला देते हैं। तो बेटा जो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती जो सुंदर कोमलांगनी पहाड़ी औरतों का जो दृश्य था वो उनके हृदय को बिल्कुल झकझोर दिया था, उनके हृदय को तो हिला दिया था कि उन्होंने देखा कि जो अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, अर्थात जो अद्वितीय सौंदर्य, इससे बढ़ के जैसा सौंदर्य उन्होंने वहाँ प्रकृति का देखा ऐसा उन्होंने कहीं नहीं देखा था। उस सौंदर्य के लिए जो पहाड़ी औरतें हैं वो पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं, उनके हाथों से कुदाल और हथौड़े थे, और कईयों ने तो अपनी पीठ पर बड़ी टोकरी, डोको होता है टोकरी, टोकरी में बच्चों को बांध रखा था। अर्थात मातृत्व और समृद्धत्व दोनों भाव एक साथ देखने को मिले लेखिका को। यह विचार उनके मन में बार बार झकझोर रहे थे कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच में भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। अर्थात जो लोग हैं वो भूख के कारण और भूख के कारण क्या है, मौत को भी क्या कर रहे हैं, झुठला रहे हैं, और उनकी जो जीने की इच्छा है उसके बीच वो जंग लड़ रहे हैं। अर्थात वहाँ के लोग जो थे परिश्रमी थे, औरतों को मेहनत करते हुए, बच्चों को पीठ पे बांधे हुए देख करके जो लेखिका का जो हृदय होता है वो पूर्णतः क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है बेटा, और वे भावुक हो जाती हैं। इसके बाद देखिए बेटा 10th क्वेश्चन देखिए बेटा, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। तो सैलानी क्या होता है बेटा, टूरिस्ट, यात्रियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान सराहनीय होता है। एक पहला नंबर 1, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, अर्थात जो ये व्यवस्था बनाए रखते हैं। दूसरा, वहाँ के स्थानीय गाइड जिन्हें उस क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होती है, इन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों से साथ रुचि से बातें करते हैं। इसके बाद वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं, कभी निराश नहीं होते हैं, उत्साह से वो भरपूर होते हैं। ये सभी जो हैं क्या करते हैं, सैलानी प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सैलानियों के साथ महत्वपूर्ण योगदान देते हैं बेटा। इसके बाद बेटा 11th क्वेश्चन है आपका, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो बेटा ये कह रहे हैं कि किसी भी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक योगदान देती है, लेकिन कैसे देती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से देती है। आम जनता के इस वर्ग में कौन कौन से आते हैं, आम जनता में कौन कौन से वर्ग आते हैं बेटा, मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्य से जुड़े जो लोग होते हैं वो आम जनता में आते हैं। अपनी यूमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों अर्थात यात्रियों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होगी, और इसका सीधा साधा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। उससे फ़ायदा किसको होगा, देश को होगा। आर्थिक स्थिति किसकी अच्छी होगी, देश की होगी। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल जो मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, आम जनता जो होती है हमारे देश की, ये देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
जो आम जनता है वो वहाँ पर, गंगटोक की जो आम जनता है वो क्या कर रही है, सड़कें बना रही हैं। सड़कें बनाने से क्या होगा, टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। टूरिस्ट स्पॉट बनने के कारण यात्री वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, आमदनी होगी। वो आमदनी किसके पास जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा करेगी, हमारी प्रगति को, देश की प्रगति पर असर पड़ेगा उसका। तो जो आम जनता होती है वही देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट देखिए बेटा 12th क्वेश्चन, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की जो शोभा है उसको नष्ट किया जा रहा है बेटा। वृक्षों को काट कर पर्वतों को क्या किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। अर्थात वृक्षों की जो कटाई है वो अधिक की जा रही है। शुद्ध पवित्र नदियों में क्या किया जा रहा है, उनको प्रदूषित किया जा रहा है। उनके जल को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, नगरों में फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है उन्हें पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर जो पॉलीथीन है उसका अधिक प्रयोग किया जा रहा है। वाहनों द्वारा प्रतिदिन छोड़ा जो धुआं है वो पर्यावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इस तरह प्रकृति का जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है और मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है और जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जितना हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। उसके दुष्परिणाम जो हैं उसका भी सामना हमें करने को मिलेगा। तो प्रकृति से हमें कौन कौन से खिलवाड़ को रोकने में हम क्या क्या सहयोग दे सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं जिससे प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो। तो नंबर 1, वर्तमान में जो खड़े वृक्ष हैं उनको ना काटें और ना ही काटने दें। हो सके तो क्या करें, जितना संभव हो उतना पौधारोपण करें और दूसरों को भी पौधारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। 3rd बेटा, वाहनों का प्रयोग जो है वो यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ पर सड़क पर घूमने में वाहनों का हम प्रयोग कम करें। जब आवश्यकता हो तभी हम वाहनों का प्रयोग करें, अनावश्यक ना करें। पॉलीथीन अवशिष्ट पदार्थ नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। अर्थात पानियों जो नदियों में जो पानी, पवित्र जो नदियां हैं उनको पवित्र ही रहने, उन्हें प्रदूषित ना करें। तो इस तरीके से हम जो है प्रकृति के खिलवाड़ को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने लिखे हैं। जब लेखिका लायुंग में जाती हैं बर्फ़ देखने के लिए तो वहाँ की जनता उन्हें क्या बताती है कि स्नोफॉल के कारण जो बर्फ़ है वो नहीं मिल रही है। स्नोफॉल किससे हो रहा है, प्रदूषण से। तो ठीक है, उसी के दुष्परिणाम आपको बताने हैं। तो बेटा ये है, लेखिका को उम्मीद थी कि लायुंग में उन्हें बर्फ़ मिलेगी देखने को, लेकिन एक सिक्किमी युवती ने उन्हें क्या बताया, युवक ने, कि प्रदूषण के कारण यहाँ पर स्नोफॉल हो गया है। अर्थात इसलिए उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ़ देखने को मिलेंगी। पहले लायुंग में भी बर्फ़ होती थी लेकिन प्रदूषण के कारण वहाँ पे क्या हो गया था, स्नोफॉल हो गया था। इसके कहते हैं कि प्रदूषण के कारण जो है पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे थे। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों का जो जल प्रवाह की मात्रा है वो कम होती जा हो रही है और परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल है उसकी कमी हमारे सामने आ रही है। ये किसके कारण हो रहा है, सब बेटा पोल्यूशन के कारण हो रहा है, प्रदूषण के कारण हो रहा है। प्रदूषण के कारण ही जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पेड़ों की कटाई की जा रही है और स्वच्छ हवा अब कहाँ से, वातावरण कहाँ से प्राप्त होगा। तो इससे क्या हो रहा है, सांस संबंधी जो रोग हैं उनके साथ साथ कैंसर, उच्च रक्तचाप मीन्स हाई BP हाई की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक अस्थिरता, बहरेपन, अनिद्रा आदि का रोगों का लोग जो है वो शिकार होते जा रहे हैं। तो ये सारे दुष्परिणाम हैं जो प्रदूषण के कारण हो रहे हैं और उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। 14th क्वेश्चन देखिए बेटा, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में आपकी क्या राय है कि कटाव पे कोई भी दुकान ना थी, ये क्या है, वरदान है उसके लिए। तो कैसे बेटा, कहते हैं कि जो कटाव है वो अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए भारत का स्विट्ज़रलैंड के रूप में जाना जाता है। कटाव इससे भी अधिक सुंदर या उससे भी अधिक सुंदर कह सकते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है उससे भी अधिक सुंदर है कटाव। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि वहाँ पर कोई दुकान नहीं है।
यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाती, व्यवसायीकरण हो जाता, तो इस स्थान की जो सुंदरता जाती रहेगी, अर्थात जाती रहेगी मतलब नष्ट हो जाएगी। इसलिए कटाव में दुकान का न होना उसके लिए क्या था, वरदान था। मनुष्य जो होता है वो सुंदरता को देख करके प्रसन्न होता है, तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता भी है बेटा। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न करके प्रयुक्त चीज़ों के अवशिष्ट को जहाँ तहाँ क्या कर देता है। यदि यहाँ पर कटाव में शॉप खुली होती, दुकानें होती, तो हम क्या करते, घूमने जाते, वहाँ पर कोई भी पेय पदार्थ कुछ भी खाते पीते, और जो अवशिष्ट होते, जब एक जो कूड़ा कचरा होता उसको क्या करते, इधर उधर फेंक देते। उससे क्या होते, उसकी जो सुंदरता है कटाव की वो क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। तो कटाव में दुकान का न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ, और जिसके आने जाने वाले लोगों की संख्या भी सीमित रही, वहाँ पर कम से कम लोग गए, जिससे यहाँ की सुंदरता बची है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमेली हो जाती। अर्थात हम ही लोग क्या करते हैं, हमें सुंदरता तो बड़ी प्यारी लगती है, प्राकृतिक सुंदरता हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमारे हृदय को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसको नष्ट भी करने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग उसको नष्ट करते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो जो प्रकृति है वो अद्भुत व्यवस्था की है उसने जल संचय की। प्रकृति सदियों से पर्वत शिखरों पर क्या करती है, बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है, अर्थात स्टोर करती है जल को। हिम मंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं बेटा। क्यों जल स्तंभ हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हिममंडित बर्फ़ से घिरे हुए जो पर्वत होते हैं, बर्फ़ जमे हुए जो पर्वत होते हैं, वो जल स्तंभ है हमारे लिए। क्योंकि गर्मियों में जब जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की जो प्यास बुझाती हैं, वो नदियाँ जो है वो बह करके यह जलधारा अपने किनारे बसे गाँव नगरों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के रूप में एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है, और अंततः कहाँ मिल जाती है, सागर में जा कर के मिल जाती है। तो ये क्या है कि जो बर्फ़ होती है वो जमी होती है, लेकिन गर्मी के कारण जो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं या प्रदूषण के कारण पिघलते हैं, तो वो जल जो है वो मैदानी क्षेत्रों में लोगों की प्यास बुझाता है, और वो और नदियों से मिलता हुआ क्षेत्रों की सिंचाई करता हुआ सागर में मिल जाता है। फिर सागर से जल वाष्प बनते हैं और बादल के रूप में उड़ते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में वो बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में तो वर्षा होती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में वो क्या करते हैं, बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं। इस प्रकार जो जल चक्र है वो प्रकृति के जल संचरण और वितरण की व्यवस्था की है। इस प्रकार जो प्रकृति है जल संचरण की व्यवस्था उसने हमारे लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 16th, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो देश की सीमा पर जो बैठे फौजी थे बेटा, जो लेखिका लास्ट में बॉर्डर पे देखती है, तो जो फौजी होते हैं बेटा वो अनेक विषमताओं से जूझते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनका जो सामान्य जनजीवन होता है वो बड़ा कठिन होता है। वो कड़कड़ाती ठंड में जहाँ तापमान माइनस में चला जाता है, जहाँ पेट्रोल को छोड़ करके सब कुछ जम जाता है, वहाँ भी फौजी जो होते हैं वो तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाफ कर अपनी विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब वो इतनी कठिनाइयों का सामना करके हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ कर्तव्य है। तो हमारे कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए। तो बेटा हमारा जो उत्तरदायित्व है क्या है हमारा, कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें देश की प्रतिष्ठा गौरव रखने के लिए वाले महारथी के रूप में उन्हें आदर देना चाहिए। उनके और उनके परिवार के प्रति हमारा जो है वो सम्माननीय भाव होना चाहिए, आत्मिक संबंध बनाए रखने चाहिए हमें उनसे। सैनिकों से दूर रहते हुए भी उनके हर कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें और उन्हें निराशा से बचाएं। अर्थात हमें उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और जितना हमसे बन सके उनको सहयोग करना चाहिए। उन्हें निराश नहीं होने देना चाहिए। ओके बेटा, ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस थे 16 जो मैंने आपको करा दिए, समझा दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ओके बेटा।